अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जासूसी अदब के शाहकार मुसन्निफ़ मज़हर कलीम MA के नावल ज़ीरो ब्लास्टर का मुताला कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं इस नावल की एपिसोड 6 की तरफ। वो एक जगह पर बैठकर सारे जंगल को चेक करते रहते हैं और अगर वो चाहें तो इस जंगल के किसी भी हिस्से में दाखिल होने वाले किसी भी आदमी को सिर्फ एक बटन दबाकर हलाक कर सकते हैं। उनका मिशन यही है कि अगर दुश्मन एजेंट साउथवुड में दाखिल हो तो उन्हें हलाक कर दिया जाए और बस। उन्होंने जंगल में खेमे लगाए हुए हैं और दिन रात मशीनरी की मदद से जंगल को चेक करते रहते हैं। हफ्ते में एक बार रोडी जीप लेकर आता है और शराब और दूसरा ज़रूरी सामान ले जाता है। बाकी लोग वहीं रहते हैं और कोई भी जंगल से बाहर नहीं आता। स्मिथ ने तफसील बताते हुए कहा, रोडी अब कब आएगा? कर्नल फ्रीदी ने पूछा। वो कल ही सप्लाई लेकर गया है, अब वो अगले हफ्ते आएगा, स्मिथ ने कहा। उससे रब्ता कैसे हो सकता है? कर्नल फ्रीदी ने पूछा। मुझे कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ख़ुद उसने कभी बताया ही नहीं। बस वो हर हफ्ते आकर नकद पेमेंट करके सप्लाई ले जाता है और बस, स्मिथ ने जवाब दिया। तो कर्नल फ्रीदी समझ गया कि वो सच बोल रहा है। उसका हुलिया और कदोकामत की तफसील बताओ, कर्नल फ्रीदी ने कहा। तो स्मिथ ने तफसील बता दी। लेबॉर्ट्री की सप्लाई कब जाती है यहाँ से? कर्नल फ्रीदी ने पूछा। हर माह की 5 तारीख को, स्मिथ ने जवाब दिया। आज तो 10 तारीख है, कर्नल फ्रीदी ने कहा। यस सर, अब वो आइंदा माह की 5 तारीख को आएंगे, स्मिथ ने जवाब दिया। ओके, अब इजाज़त। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ज़बान बंद रखोगे, कर्नल फ्रीदी ने उठते हुए कहा। तो कैप्टन हमीद भी उठ खड़ा हुआ। मैं हुकूमती मामलात में कैसे शामिल हो सकता हूँ जनाब? मैं तो कुचला जाऊँगा, स्मिथ ने उठते हुए कहा। तो कर्नल फ्रीदी सर हिलाता हुआ मुड़ा और चंद लम्हों बाद वो दोनों क्लब से बाहर आ चुके थे। बाहर आकर कर्नल फ्रीदी ने हाथ से मखसूस अंदाज में इशारा किया तो एक साइड से एक लंबा तड़ंगा आदमी तेजी से चलता हुआ उसके करीब आ गया। अपने साथियों समेत रिहायशगाह पर आ जाओ, कर्नल फ्रीदी ने सरसरी अंदाज में कहा और फिर पार्किंग की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो सब रिहायशगाह में इकट्ठे हो चुके थे। अब हमें लेबॉर्ट्री को चेक करना है, कर्नल फ्रीदी ने मनाजर और उसके साथियों को तफसील बताते हुए कहा। यस सर, यहाँ मैंने चेक किया है कि गौताखोरी के इंतहाई जदीद तरीन लिबास आसानी से मिल जाते हैं जिन्हें पहनकर हम समुद्र में चेकिंग के लिए जा सकते हैं, मनाजर ने कहा। हमें वहाँ जाकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कर्नल फ्रीदी ने कहा। तो मनाजर के साथ साथ कैप्टन हमीद भी चौंक पड़ा। फिर कैसे चेकिंग होगी? कैप्टन हमीद ने कहा। लेबॉर्ट्री में लाजमन सेटेलाइट फ़ोन होगा, उसे ट्रेस किया जाता है, कर्नल फ्रीदी ने कहा। लेकिन फ़ोन इंक्वायरी में तो नंबर मौजूद नहीं होगा, कैप्टन हमीद ने कहा। क्रीमिया में एक सेटेलाइट इंक्वायरी अलहदा है, वहाँ से आसानी से मालूम किया जा सकता है। यहाँ डाकर में यकीनन अकलौता सेटेलाइट फ़ोन होगा, कर्नल फ्रीदी ने कहा। लेकिन क्या ज़रूरी है कि वो सेटेलाइट फ़ोन हो? आम फ़ोन भी तो हो सकता है, कैप्टन हमीद ने कहा। मनाजर और उसके साथी एहतरामन खामोश बैठे हुए थे। हाँ, हो सकता है, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि खुफिया राब्ते के लिए सेटेलाइट फ़ोन ज़रूरी होता है। अलबत्ता ये हो सकता है कि खुसूसी टाइप का फ़ोन हो, कर्नल फ्रीदी ने कहा। और इसके साथ ही उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी से उसने डाकर से क्रीमी और फिर उसके दारुल हुकूमत नाराक का राब्ता नंबर मालूम करके दोबारा नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते हुए एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लहजा क्रीमियन था। स्पेशल सैटेलाइट फ़ोन इंक्वायरी का नंबर दें, मैं डाकर से डॉक्टर विलियम बोल रहा हूँ, कर्नल फ्रीदी ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। कर्नल फ्रीदी ने एक बार फिर क्रेडल दबाया और टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। SS इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होती एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। वजारत साइंस से डिप्टी सेक्रेटरी रॉगर बोल रहा हूँ, डाकर में डॉक्टर विलियम के नाम एक सेटेलाइट फ़ोन नंबर मौजूद है, वो बता दे, कर्नल फ्रीदी ने इस बार क्रीमियन लहजे में कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों की खामोशी के बाद वही निस्वानी आवाज़ दोबारा उभरी। यस, कर्नल फ्रीदी ने जवाब दिया। नंबर नोट करें, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही नंबर बता दिया गया। तो कर्नल फ्रीदी ने शुक्रिया कहकर रिसीवर रख दिया। क्या यह ज़रूरी था कि फ़ोन नंबर डॉक्टर विलियम के नाम होता? कैप्टन हमीद ने कहा। तो कर्नल फ्रीदी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कुछ ज़हन भी इस्तेमाल कर लिया करो, लेबॉर्ट्री खुफिया है, जाहिर है उसके नाम पर नंबर नहीं हो सकता।
और डॉक्टर विलियम वहाँ मुस्तकिल तौर पर काम करता है, इसलिए ज़ाहिर है उसके नाम पर फ़ोन नंबर दिया गया होगा, और वैसे भी उसी नाम से फ़ोन महफूज रह सकता है, क्योंकि हमें तो स्मिथ ने ये नाम बताया, वरना आम आदमी को ये नाम मालूम नहीं हो सकता। कर्नल फरीदी ने तफसील से जवाब देते हुए कहा तो कैप्टन हमीद के चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए। कर्नल फरीदी ने एक बार फिर फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, रब्ता कायम होती ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाले के लहजे से ही मालूम होता था कि वो ढीठ उम्र आदमी है। मेरा नाम जॉकन है और मेरा ताल्लुक एक्रीमिया की वजारत साइंस से है। मैं सुप्रीम सैटेलाइट कंपनी का सरबराह बना हूँ। तमाम एक्रीमियन सैटेलाइट्स के बारे में हमने तफसीली जायज़ा रिपोर्ट्स तैयार किए करके हुकूमत एक्रीमिया को देनी है। कर्नल फरीदी ने एक्रीमियन लहजे में बात करते हुए कहा। कैसी रिपोर्ट्स? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। सैटेलाइट मशीनरी में एक मशीन होती है जिसे ब्लूम काटर कहा जाता है। क्या आप डॉक्टर विलियम बोल रहे हैं? कर्नल फरीदी ने कहा। हाँ, मैं डॉक्टर विलियम बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। तो आपको तफसील बताने की ज़रूरत नहीं, आप मुझसे भी बेहतर इस मशीन को जानते होंगे। हुकूमत ने फैसला किया है कि उसको अपग्रेड कर दिया जाए, क्योंकि हुकूमत को इतलात मिल रही है कि रूसिया अपने सैटेलाइट्स के ब्लूम काटर्स को अपग्रेड कर रहा है। कर्नल फरीदी ने कहा। ओह अच्छा, ठीक है, फरमाइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? डॉक्टर विलियम ने इस बार कदर इत्मीनान भरे लहजे में कहा। मैं आपसे ज़ाती तौर पर मिलना चाहता हूँ। आप एक्रीमिया तशरीफ़ ले आएँ, या अगर आप कहें तो मैं डाकर आ जाऊँ, हम किसी होटल में मुलाकात कर लें। कर्नल फरीदी ने कहा। मेरा एक्रीमिया आना तो खासा मुश्किल है, आप डाकर आ जाएं, यहाँ मुलाकात हो जाएगी, डॉक्टर विलियम ने जवाब दिया। लेकिन मैंने सुना है कि आपकी लेबॉर्ट्री में किसी गैर मुल्की साइंसदान को रखा गया है, इसलिए आपकी लेबॉर्ट्री में आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। कर्नल फरीदी ने कहा। ओह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और वैसे भी इस लेबॉर्ट्री में ऐसी कोई जगह नहीं कि किसी को यहाँ रखा जाए। अलबत्ता यह ज़रूर है कि किसी अजनबी को यहाँ ले आना मना है, लेकिन आप तो हुकूमत के आदमी हैं, इसलिए आपके लिए तो कोई रुकावट नहीं है। आप जब मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं आपको रिसीव कर लूँगा, फिर आप हमारी लेबॉर्ट्री भी देख लेंगे और तफसीली मुलाकात भी हो जाएगी। कब आ रहे हैं आप? दूसरी तरफ से कहा गया। फौरी तौर पर तो मुमकिन नहीं, बहरहाल 1-2 हफ्ते में ऐसा हो सकेगा, मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। कर्नल फरीदी ने कहा। ठीक है, जब आप फ़ोन करेंगे फिर मुलाकात होगी, डॉक्टर विलियम ने कहा तो कर्नल फरीदी ने गुड बाय कहकर रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि स्मिथ की बात दुरुस्त है, यहाँ डॉक्टर अब्दुल्ला नहीं है, कर्नल फरीदी ने बड़बड़ाते हुए कहा। और अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि इमरान ने गलत बयानी की है। कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, इमरान की बात दुरुस्त है, ये बात तो तय हो गई है, कर्नल फरीदी ने कहा। अब भी आप उससे दुरुस्त कह रहे हैं? कैप्टन हमीद ने कदर गुस्सीले लहजे में कहा। हाँ, इसलिए कि साउथ वार्ड में साइगर और उसके साथियों की मौजूदगी बता रही है कि उन्होंने यहाँ बाकायदा डॉजिंग मशीनरी रखी हुई है। मौजूदा दौर में ये आम बात है कि डॉजिंग मशीन के ज़रिए फ्रीक्वेंसी और फ़ोन नंबर के ज़रिए ट्रेस करने वाले को डॉज दिया जाए। इमरान ने फ्रीक्वेंसी के ज़रिए डॉकर को चेक किया है और साइगर की यहाँ मौजूदगी बता रही है कि उन्होंने इस पॉइंट को बाकायदा डॉज देने के लिए इस्तेमाल किया है, ताकि अगर कोई चेक कर भी ले तो डॉकर सामने आए, और जब वो यहाँ आए तो लामहला लेबॉर्ट्री साउथ वार्ड में है, तो वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ उन्हें हलाक कर दिया जाएगा। कर्नल फरीदी ने कहा। जिस गहराई में आप सोच रहे हैं वो अहमक इमरान नहीं सोच सकता। अगर वो भी ये बात सोचता तो अब तक यहाँ पहुँच चुका होता। कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा। वो दूसरे अंदाज में काम करता है, उसके बेहद वसी राब्ते हैं, इसलिए उसने राब्तों से ही मालूम कर लिया है कि मुस्लिम ममालिक की लेबॉर्ट्रियाँ लाइब्रिया में हैं और इसे तबाह करके डॉक्टर अब्दुल्ला को वहाँ से अगवा कर लिया गया है, जबकि हम आखिर तक यही समझते रहे कि लेबॉर्ट्री तारकिया में है, इसलिए हो सकता है कि उसने मालूमात हासिल कर ली हों। कर्नल फरीदी ने कहा तो इस बार कैप्टन हमीद ने कोई जवाब देने की बजाय होंठ भींच लिए। सर, अब क्या हुक्म है? क्या इस साइगर के खिलाफ काम करें? मनाजर ने कहा, जो अब तक खामोश बैठा हुआ था। ओह नहीं, हमें किसी मामले में खामखा उलझने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। अब मुझे पहले यही मालूम करना होगा कि डॉक्टर अब्दुल्ला कहाँ है, फिर आगे काम होगा। कर्नल फरीदी ने कहा। यस सर, मनाजर ने कहा, और वो और उसके साथी सलाम करके कमरे से बाहर निकल आए। इस इमरान से पूछ लें, कैप्टन हमीद ने कहा, और इसके साथी सलाम करके कमरे से बाहर निकला। इस इमरान से पूछ लें, कैप्टन हमीद ने कहा। नहीं, ये काम हमें खुद करना होगा, कर्नल फरीदी ने सर्द लहजे में कहा तो कैप्टन हमीद ने इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे वो कर्नल फरीदी के इस ख्याल से मुत्तफिक हो। इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए।
वो इस वक्त दानिश मंजल की ऑपरेशन रूम में मौजूद था। उसने रोज़ मेरी क्लब के मैनेजर स्टांजा को मालूमात हासिल करने के लिए 2 रोज़ की मोहलत दी थी और आज 2 रोज़ गुजर चुके थे, जबकि इन 2 दिनों में इमरान ने न सिर्फ डाकर जजीरे के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर ली थी, बल्कि उसने इधर उधर मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन करके उनसे भी डाकर जजीरे पर मौजूद क्रिमिनल लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं से भी ऐसी कोई इतला नहीं मिली जिससे इस बात की तस्दीक होती। इसलिए अब वो स्टांजा से असल और हतमी रिपोर्ट लेना चाहता था। स्टांजा बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही स्टांजा की आवाज़ उभरी। प्रिंस ऑफ ढम्प बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। ओह आप सर, आपके लिए मेरे पास काफ़ी मालूमात जमा हो चुकी हैं, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान और मेज़ की दूसरी तरफ बैठा हुआ ब्लैक ज़ीरो भी चौंक पड़ा। कैसी मालूमात, तफसील से बताओ, इमरान ने कहा। आपके हुक्म पर जब मैंने मालूमात हासिल की तो मुझे मालूमात मिली कि यहाँ डाकर में अर्शा क्लब के मैनेजर स्मिथ का ताल्लुक किसी ऐसी एजेंसी से है जहाँ के लिए हर माह बाकायदा सप्लाई जाती है। स्मिथ मेरा गहरा दोस्त है, लेकिन वो बेहद लालची आदमी है। मैं उससे मिला और उसे $10,000 दिए तो उसने तफसील बता दी, स्टांजा ने कहा। तुम रकम की फिक्र मत करो, डबल मिल जाएगी, इमरान ने कहा। शुक्रिया जनाब। स्मिथ से जो कुछ मालूम हुआ है उससे पता चला है कि यहाँ साउथवुड नामी जंगल के नीचे एक छोटी सी लेबॉर्ट्री है जिसका रास्ता समंदर से है, और एक आप दोस्त के ज़रिए हर माह की 5 तारीख को वहाँ 5 अफराद के लिए शराब और दूसरा सामान भिजवाया जाता है। ऐसा गुज़िश्ता 8 सालों से हो रहा है। और उसके साथ ही उसने बताया कि क्रीमिया की कोई सरकारी एजेंसी, जिसे सुपर एजेंसी कहा जाता है, का एक सेक्शन जिसका इंचार्ज साइगर है, एक हफ्ते से इस जंगल में मौजूद है और वहाँ उन्होंने कैंप लगाए हुए हैं और वहाँ इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी फिट कर रखी है। उनके लिए इनका एक आदमी रोडी सप्लाई के लिए स्मिथ के पास आता है और वो हर हफ्ते आता है। और उसने स्मिथ को बताया कि दुश्मन एजेंटों ने यहाँ साउथ वुड पर हमला करना है और उनकी हलाकत के लिए वो यहाँ मौजूद है। और हाँ, स्मिथ ने यह भी बताया है कि दमाग का कोई बड़ा सरकारी आदमी जिसका नाम कर्नल फरीदी है उसके पास आया था। उसने कर्नल फरीदी से $1,00,000 लेकर उसको भी ये सारी तफसीलात बता दी हैं। स्टांजा ने कहा तो कर्नल फरीदी का नाम सुनकर इमरान और ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर चौंक पड़े। ठीक है, तुम्हारी रकम दुगनी मिल जाएगी। मैं जब डाकर आऊँगा तो तुम्हें कॉल कर लूँगा। तब तक गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि कर्नल फरीदी साहब वहाँ पहुँच गए हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, और अब तक वो काम मुकम्मल भी कर चुके होंगे, इसलिए मुझे उन्हें कॉल करना होगा, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। और ट्रांसमीटर उठाकर उसने अपने सामने रखा और फिर उस पर कर्नल फरीदी की खसूसी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, प्रिंस ऑफ ढम्प कॉलिंग हार्टस्टोन, इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस हार्टस्टोन, अटेंडिंग यू। कुछ देर बाद कर्नल फरीदी की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। सुना है जजीरे की आबो हवा आपको रास नहीं आई, इसलिए आपने एक क्लब के मैनेजर को $1,00,000 दिए हैं ताकि तबीयत की बहाली का कोर्स मुकम्मल किया जाए, इमरान ने कहा। तो सामने बैठा हुआ ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम कहाँ से बात कर रहे हो? दूसरी तरफ से कहा गया। अपने मुल्क से, इमरान ने कहा। हाँ, मैंने मुकम्मल मालूमात हासिल कर लिया। ये जजीरा हमारे लिए बेहतर नहीं रहा। यहाँ शिफा खाना तो मौजूद है, लेकिन वो भी हद छोटा है और उसे सिर्फ डॉज देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। असल मरीज को कहीं और ले जाया गया है, कर्नल फरीदी ने कहा। ओह अच्छा, तो ये बात है। फिर आपने इस बारे में क्या प्लान बनाया है? इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा। मरीज को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं हुई, कर्नल फरीदी ने कहा। डॉक्टर साहब का नाम क्या है? इमरान ने कहा। डॉक्टर विलियम। उससे मेरी सैटेलाइट फ़ोन पर बात हुई है, तभी मैं कंफर्म हुआ हूँ। तुमने क्लब के बारे में जहाज़ से मालूमात हासिल की होंगी। उसने तुम्हें लाजमन ये भी बताया होगा कि यहाँ सुपर जोशांदा मौजूद है, कर्नल फरीदी ने कहा। जी हाँ, बहरहाल आप मुझे ट्रेस तो करना होगा। क्या फ़ोन नंबर है डॉक्टर साहब का? इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी ने नंबर बता दिया। ओके, मैं भी कोशिश करता हूँ, अगर मुझे इतला मिली तो मैं आपको इतला दे दूंगा। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। क्या आप इस डॉक्टर विलियम से बात करेंगे? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नहीं, जब कर्नल फरीदी ने बताया है कि उनकी बात हो गई है तो मुझे उससे मज़ीद क्या मालूमात हासिल करनी होगी, इमरान ने जवाब दिया। तो फिर आपने फ़ोन नंबर क्यों पूछा था? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। ताकि उस नंबर के ज़रिए डॉजिंग मशीन से रब्ता करके
वो मकाम मालूम किया जा सके जहां डॉक्टर अब्दुल्ला को ले जाया गया है। इमरान ने कहा, वो कैसे? फ़ोन नंबर से ये कैसे मालूम हो सकेगा? ब्लैक ज़ीरो ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, डॉजिंग मशीन को इस्तेमाल करने के लिए सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल लाजमन होता है। अब मैं इस फ़ोन नंबर की मदद से हिसाब किताब करूँगा, तब जाकर वो मकाम मालूम होगा, इमरान ने कहा, और इसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। ठीक है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा, तुम चाय बनाओ, मैं हिसाब किताब कर लूँ, इमरान ने कहा, और तेज़ी से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद उसकी वापसी हुई। ब्लैक ज़ीरो ने इस दौरान चाय बनाकर इमरान को लाइब्रेरी में ही दे दी थी। कुछ मालूम हुआ इमरान साहब? ब्लैक ज़ीरो ने उम्मीद भरे लहजे में कहा, सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि डॉजिंग मशीन नहीं इस्तेमाल की गई, बल्कि डॉक्टर अब्दुल्ला को हकीकतन पहले डॉक्टर जजीरे पर ले जाया गया है, क्योंकि इस नंबर से डॉजिंग मशीन इस्तेमाल ही नहीं की गई। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तो फिर आप कैसे ट्रेस किया जाए? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, अब एक ही सूरत है कि क्रीमिया की डिफेंस सेक्रेटरी से मालूमात हासिल की जाए, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार उछल पड़ा। डिफेंस सेक्रेटरी कैसे बताएगा? ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होकर कहा, वो तो नहीं बताएगा, लेकिन उसकी कोई स्पेशल सेक्रेटरी, कोई मुंह चढ़ी सेक्रेटरी कोई तो बताएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और इसके साथ ही उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होती एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लहजा एक्रीमियन था। जॉर्डश क्लब का नंबर दें, इमरान ने एक्रीमियन लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रैडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जॉर्डश क्लब। राब्ता कायम होती एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं पाकिस्तान से अली इमरान बोल रहा हूँ, जॉर्डश से बात कराओ, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, जॉर्डिश बोल रहा हूँ इमरान साहब, हुक्म फरमाइए, कैसे याद किया? दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेतकल्लुफ़ाना था। तुम्हारे क्रीमिया की ब्यूरोक्रेसी से इंतहाई गहरे तल्लुकात क्या अब भी मौजूद है? इमरान ने कहा। जी हाँ, आपको तो इल्म है, हुक्म फरमाइए, दूसरी तरफ से कहा गया। डिफेंस सेक्रेटरी साहब से मालूमात हासिल करनी है क्या? इसका बंदोबस्त हो सकता है? इमरान ने कहा। किस टाइप की मालूमात? दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। पहले तुम ये बताओ कि क्या ऐसा इंतज़ाम हो सकता है या नहीं, इमरान ने कहा। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि किस टाइप की मालूमात, क्योंकि ऐसी मालूमात भी हो सकती हैं जो उनके सेक्रेटरी के ज़रिए मालूम हो जाए, ऐसी भी हो सकती हैं जो उनके सुपरिटेंडेंट से मालूम हो जाए, और ऐसी भी हो सकती हैं जो उनकी ज़ात तक महदूद हों, जॉर्डिश ने कहा। अगर उनकी ज़ात तक महदूद हो तो फिर, इमरान ने कहा, फिर भी मालूम तो हो जाएगा, लेकिन मुआवजा 4 गुना बढ़ जाएगा, जॉर्डिश ने जवाब दिया। तुम्हारा मतलब है कि डिफेंस सेक्रेटरी रकम लेकर बताएगा? इमरान ने कहा। अरे नहीं इमरान साहब, ऐसा नहीं है, उसके लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। डिफेंस सेक्रेटरी सर जौहन की एक दोस्त है, मिस मैगी, जो बेहद खूबसूरत और अच्छी औरत है। डिफेंस सेक्रेटरी साहब दूसरे तीसरे रोज़ रात उसके फ्लैट में खुफिया तौर पर गुजारते हैं, और मिस मैगी को भारी मुआवजा देकर डिफेंस सेक्रेटरी साहब की शराब में कार्डरॉन की 2 गोलियां डलवाई जा सकती हैं। फिर उसके बाद उनसे जो कुछ भी पूछा जाएगा वो ना सिर्फ बता देंगे, बल्कि सुबह उठकर उन्हें याद भी ना रहेगा कि रात को उन्होंने कुछ बताया था या नहीं। जॉर्डिश ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, कितना मुआवजा लोगे? खुलकर बात करो, मुझे बहरहाल ये मालूमात हर कीमत पर चाहिए, इमरान ने कहा। इमरान साहब, आपसे सिर्फ $10 लाख लूँगा, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या ऐसा मुमकिन है कि जब कार्डोन की गोलियां इस्तेमाल की जाएं तो मैं डिफेंस सेक्रेटरी साहब से खुद पूछ-गछ कर सकूं? इमरान ने कहा। सिर्फ आप कर सकते हैं, और कोई ऐसा नहीं कर सकता, जॉर्डिश ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। क्या मतलब? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि आप मिस मैगी की आवाज़ और लहजे की बेहतरीन नकल कर सकते हैं, और चूंकि डिफेंस सेक्रेटरी साहब के लाशऊर में ये बात मौजूद होगी कि वो मिस मैगी के फ्लैट पर आए, इसलिए उसकी आवाज़ को तो रिस्पॉन्स देंगे और किसी को नहीं, जॉर्डिश ने जवाब देते हुए कहा। वेरी गुड, तुम तो पहले से कहीं ज़्यादा अक्लमंद हो गए हो, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से जॉर्डिश बेख्तियार हंस पड़ा। क्या मैगी इस पर आमादा हो जाएगी? इमरान ने कहा। उससे दौलत चाहिए, और फिर हमें सिर्फ मालूमात। हमने डिफेंस सेक्रेटरी को हलाक तो नहीं करना, थोड़ी सी रकम बढ़ा देंगे, जॉर्डिश ने कहा। ओके ठीक है, तो मालूम करो कि वो कब मैगी के फ्लैट पर आता है, मैं आज यहाँ से रवाना हो जाता हूँ, कल तक मैं क्रीमिया पहुँच जाऊँगा और फिर तुमसे रब्ता करूँगा, इमरान ने कहा। ठीक है, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने ओके कहकर क्रैडल दबाया, और फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ, दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी।
एक्स ट्रू, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, इस मरतबा जूलिया ने मुतबन्ना लहजे में कहा। सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर को तैयार होने का कह दो और तुम भी तैयार हो जाओ। तुम लोगों ने इमरान की सरबराही में एक्रीमिया जाना है, बाकी तफसीलात तुम्हें इमरान बता देगा। रवानगी आज ही होगी, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुम हमारे कागजात और चार्टर्ड तैयारी का बंदोबस्त करो, मैं आई रात को यहाँ से रवाना होना चाहता हूँ। इमरान ने उठते हुए कहा तो ब्लैक जीरो भी इस बात में सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हो गया। टैक्सी जैसे ही एक्रीमिया के दारुल हुकूमत विलिंगटन के एक बिजनेस प्लाजा के सामने रुकी, कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद टैक्सी से नीचे उतर आए और कैप्टन हमीद ने ड्राइवर को किराया दिया और टिप भी दी तो ड्राइवर सलाम करके आगे बढ़ गया। कर्नल फरीदी मुड़ा और प्लाजे में दाखिल हो गया। प्लाजे का नाम ग्रेट पाम था और ये पूरा प्लाजा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करने वाले बैनुल-अक़वामी कॉरपोरेशंस के ऑफिस पर मबनी था। कर्नल फरीदी, कैप्टन हमीद और दूसरे साथियों समेत डॉकर से वापस विलिंगटन आ गया था। उन्हें यहाँ आए हुए आज दूसरा रोज़ था और इस दौरान कर्नल फरीदी ने मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन करके और इनसे मुलाकातें करके ये मालूमात हासिल कर ली थी कि एक्रीमिया के नए चीफ सेक्रेटरी मार्क रिले के छोटे भाई की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसका नाम एल्फ्रेड कॉरपोरेशन था, का मेन ऑफिस इसी प्लाजा में था और चीफ सेक्रेटरी का छोटा भाई जिसका नाम एल्फ्रेड था यहाँ ही ऑफिस में बैठा था। कर्नल फरीदी को यह भी मालूम हो गया था कि दोनों भाइयों के ताल्लुकात काफ़ी अरसे से कशीदा हैं। दोनों भाई कट्टर यहूदी थे और इनके वालिद तरके में इनके लिए बहुत बड़ी जायदाद छोड़ गया था, जिस पर चीफ सेक्रेटरी ने हुकूमती इक़्तिदार की बदौलत न सिर्फ कब्जा कर लिया था बल्कि उसे फ़रोख्त करके तमाम रकम अपने अकाउंट में जमा करा दी। चूँकि मार्क रिले चीफ सेक्रेटरी था इसलिए एल्फ्रेड उसका कुछ न बिगाड़ सकता था, लेकिन बहरहाल उनके ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे और अब दोनों भाई, उनकी फैमिलियां एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर कट ऑफ हो गई थी। लेकिन कर्नल फरीदी को मालूम हुआ था कि चीफ सेक्रेटरी की बेटी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, एल्फ्रेड का बेटा भी वहीं पढ़ता है और दोनों की आपस में खासी दोस्ती भी है। इस पर चीफ सेक्रेटरी को तो एतराज़ था, लेकिन एल्फ्रेड को कोई एतराज़ न था। शायद उसे एतराज़ इसलिए न था कि अगर चीफ सेक्रेटरी की इकलौती बेटी रेटा के साथ उसके बेटे ब्राउन की शादी हो जाए तो इस तरह भी चीफ सेक्रेटरी की तमाम जायदाद और ख़ुद बखुद एल्फ्रेड के ख़ानदान में आ जाएगी। और इनकी सारी मालूमात के बाद कर्नल फरीदी ने एल्फ्रेड से मिलने का फ़ैसला किया था। गो कैप्टन हमीद ने तजवीज़ पेश की थी कि चीफ सेक्रेटरी की बेटी को अगवा करके चीफ सेक्रेटरी को मजबूर कर दिया जाए कि वो डॉक्टर अब्दुल्ला के बारे में बता दे, लेकिन जाहिर है कर्नल फरीदी जैसा शख्स इसके काम पर आमादा ना हो सकता था, लिहाजा कर्नल फरीदी ने उसकी तजवीज़ को सख्ती से रद्द कर दिया। एल्फ्रेड कॉरपोरेशन का ऑफिस 8वीं मंजिल पर था। कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद लिफ्ट के ज़रिए 8वीं मंजिल पर पहुँच गए। थोड़ी देर बाद वो एल्फ्रेड के ऑफिस के सामने वसी कमरे में मौजूद थे। वहाँ दो आदमी उनसे पहले मुलाकात के इंतज़ार में बैठे हुए थे। कर्नल फरीदी ने सेक्रेटरी को अपना नाम बताया और उसके साथ सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब उनसे पहले मौजूद दोनों अफराद मुलाकात करके वापस चले गए तो सेक्रेटरी ने कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद को अंदर जाने का इशारा किया। शीशे का दरवाज़ा खोलकर वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो मेज़ की दूसरी तरफ एक लंबे कद और भारी जिस्म का उधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। वो उनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। मेरा नाम एल्फ्रेड है, उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं कर्नल फरीदी और ये मेरा साथी कैप्टन हमीद। कर्नल फरीदी ने तारुफ कराते हुए कहा। आप दमाग से तशरीफ़ लाए हैं? एल्फ्रेड ने हैरत भरे लहजे में कहा। जी हाँ, मैंने आपकी सेक्रेटरी को बताया था, कर्नल फरीदी ने कहा। जी फरमाइए, एल्फ्रेड ने कुर्सी पर बैठते हुए कारोबारी अंदाज में कहा। हमने आपके बेटे ब्राउन से मुलाकात करनी है और हमें बताया गया कि वो आपसे अलहदा रहता है, आप उसका पता बता दें। कर्नल फरीदी ने कहा। आपने ब्राउन से मिलना है, मगर क्यों? एल्फ्रेड ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमारा ताल्लुक दमाग की स्पेशल पुलिस से है और हमें रिपोर्ट मिली है कि आपका बेटा ब्राउन एक ऐसी बैनुल-अक़वामी तंजीम में शामिल है जो असला स्मगल करती है और ब्राउन इस सिलसिले में दमाग आता जाता रहता है। हमने उससे इस तंजीम के बारे में मालूमात हासिल करनी है। कर्नल फरीदी ने कहा। वो तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और ये आप क्या कह रहे हैं?
یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایلفرڈ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کے بیٹے کا نام براؤن ریلے ہے نا؟ کرنل فریدی نے کہا۔ براؤن ریلے نہیں، میرے بیٹے کا نام براؤن ایلفرڈ ہے۔ مارک ریلے تو میرا بڑا بھائی ہے جو ایکیڈمیا کا چیف سیکرٹری ہے، ایلفرڈ نے کہا۔ اوہ سوری، پھر تو واقعی غلط فہمی ہو گیا۔ آئی ایم سوری، ہم نے آپ کا وقت ضائع کیا۔ آپ ہمیں اجازت دیں۔ کرنل فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوہو، آپ تشریف رکھیں، آپ کی شخصیت بتا رہی ہے کہ یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ آپ برائے مہربانی مجھے تفصیل بتائیں کہ کیسے آپ کو میرے بیٹے پر شک ہوا؟ ایلفرڈ نے کہا۔ ہمیں یہی معلوم ہوا تھا کہ براؤن ریلے آپ کا بیٹا ہے، چونکہ آپ کے بھائی کا نام ریلے ہے اس لیے ہم سمجھے کہ ریلے آپ کا خاندانی نام ہے۔ کرنل فریدی نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کو ایسا کیوں بتایا گیا ہے؟ ایلفرڈ نے کہا۔ رپورٹس تو ہوتی رہتی ہیں، ویسے اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے بیٹے سے ہمیں ملوا دیں تاکہ بات ہر لحاظ سے کلیئر ہو جائے۔ کرنل فریدی نے کہا۔ ہاں، اس معاملے کو واقعی کلیئر ہونا چاہیے۔ میں خاندانی آدمی ہوں اور ایکیڈمیا میں میری ساکھ ہے، عزت ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ عزت پر معمولی سی بھی آنچ آئے۔ براؤن فیبرکس پلازا کے فلیٹ نمبر 12A میں رہتا ہے۔ پڑھائی کے لیے وہ علیحدہ رہتا ہے۔ آپ اس سے مل لیں، میں اسے فون کر دیتا ہوں تاکہ معاملات واقعی کلیئر ہو سکیں۔ میری کاروباری مصروفیات ہیں ورنہ میں آپ کے ساتھ جاتا، ایلفرڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ براؤن سے میری بات کراؤ، ایلفرڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے دوبارہ ریسیور اٹھا لیا۔ ایلفرڈ بول رہا ہوں براؤن، 2 صاحبان تمہارے فلیٹ پر آ رہے ہیں۔ ان کا تعلق دماغ کی اسپیشل پولیس سے ہے۔ انہیں کسی نے غلط معلومات دی ہیں کہ تم مسئلہ اسمگل کرنے والی کسی مجرم تنظیم میں شامل ہو۔ جس آدمی کے بارے میں رپورٹ انہیں ملی ہے اس کا نام براؤن ریلے ہے، اس لیے تم انہیں اپنے بارے میں مکمل وضاحت کر دو تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو جائے۔ ایلفرڈ نے کہا اور دوسری طرف سے بات سننے لگا۔ نہیں، یہ انتہائی معزز افراد ہیں، تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے انہیں خود کہا ہے کہ وہ تمہیں مل کر معاملے کو ہمیشہ کے لیے کلیئر کر دیں۔ ایلفرڈ نے کہا تو دوسری طرف سے بات سن کر اس نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ براؤن فلیٹ پر موجود ہے، آپ اس سے مل لیں، ایلفرڈ نے کہا۔ اوکے، شکریہ، آپ بے فکر رہیں، آپ کی عزت پر غلط طور پر کوئی دھبا نہیں آئے گا، کرنل فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شکریہ، ایلفرڈ نے کہا، اور پھر کرنل فریدی اور کیپٹن حمید اس سے مصافحہ کر کے آفس سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیکسی میں سوار فیبرکس پلازا کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ اس نے تکلفاً بھی کچھ پینے کے لیے نہیں پوچھا تھا۔ اچانک کیپٹن حمید نے کہا، وہ کاروباری آدمی ہے اس لیے فضول اخراجات سے بچتا ہے۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک نوجوان کے سامنے اس کے فلیٹ پر موجود تھے۔ یہ براؤن تھا، ایلفرڈ کا بیٹا۔ آپ نے یہ کام کیا کیا ہے کہ میرا تعلق کسی مجرم تنظیم سے ہے؟ براؤن نے قدرے ناگوار لہجے میں کہا۔ وہ نوجوان آدمی تھا اس لیے بہرحال وہ اپنے باپ کی طرح متحمل مزاج نہ ہو سکتا تھا۔ تمہارا تعلق ریٹا سے تو ہے، ریٹا ریلے سے، کرنل فریدی نے کہا۔ ہاں، وہ میری فرسٹ کزن ہے اور کلاس فیلو بھی ہے۔ آپ بھی پوچھ رہے ہیں؟ براؤن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ یہاں تمہارے فلائٹ پر آتی رہتی ہے، اسے یہاں بلاؤ، کیونکہ جو رپورٹ ملی ہے اس کے تحت ریٹا نے تمہارے بارے میں بتایا ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ تو براؤن بھی اختیار اچھل پڑا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں، براؤن نے تیز اور غصیلے لہجے میں کہا۔ تم اسے بلاؤ تو صحیح، ابھی جھوٹ سچ سامنے آ جائے گا، اور یہ سن لو کہ ہمارا تعلق اسپیشل پولیس سے ہے۔ ہم صرف تمہارے والد کی عزت کے لیے خاموشی سے یہ سب کام کر رہے ہیں، ورنہ تمہارا چاچا چیف سیکرٹری تو چاہتا تھا کہ تمہیں گرفتار کر کے ہیڈ کوارٹر لے جایا جائے، اور تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے۔ تمہیں بھی 3rd ڈگری کے استعمال کا نشانہ بنایا جاتا، اور تمہاری گرفتاری اور منشیات کے ریئیکٹ میں شمولیت کی خبر آنے کے بعد تمہارے باپ کی بھی خودکشی بنتی تھی۔ کرنل فریدی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اوہو، تو یہ سازش کی جا رہی ہے ہمارے خلاف؟ تو کیا ریٹا اس سازش میں شامل ہے؟ وہ تو ایسی لڑکی نہیں ہے، براؤن نے کہا۔ جو کچھ ہے تمہیں معلوم ہو جائے گا، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ تو براؤن نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دو، کرنل فریدی نے کہا۔ تو براؤن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ریٹا بول رہی ہوں، چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی۔
براؤن بول رہا ہوں ریٹا، تم ابھی اور اسی وقت میرے فلیٹ پر آ جاؤ ڈیئر، براؤن نے کہا۔ ارے وہ کیوں، میں کام میں مصروف ہوں، فارغ ہو کر آؤں گی، ریٹا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ گولی مارو کام کو، کام تو ہوتے رہتے ہیں، کیا میری بات کا تمہیں خیال نہیں؟ کیا تم مجھ پر کام کو ترجیح دے رہی ہو؟ براؤن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے ارے، تم نے پھر غصہ دکھانا شروع کر دیا، تمہاری یہی عادت مجھے پسند نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، کیوں بلا رہے ہو؟ ریٹا نے کہا۔ تم آ جاؤ تو بتاؤں گا، میری زندگی اور مستقبل دونوں داؤ پر لگے ہوئے ہیں، براؤن نے